A warm welcome to all of you for this session, Investor Education Program on Indices. Along with me, Mr. Ayush Kuchwaha from Quant and Market Structure team is there for the session. और आज का जो हमारा सेशन है वो हम कमोडिटी इंडाइसेस पे कर ले रहे हैं, जिसमें कि वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडाइसेस एग्रीडेट्स एंड सेक्टोरियल इंडाइसेस। तो आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय निकालकर। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। वंस अगेन आई एम चेकिंग विद आयुष। आयुष, am I audible? Yes. Okay. Should I continue then? Yes. So अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम की, तो आप देख सकते हैं जो कमोडिटीज मार्केट का जो इवैल्यूएशन हुआ है, तो इनिशियल जो ट्रेडिंग कमोडिटी फ्यूचर्स में या फिर कमोडिटीज में स्टार्ट हुई थी वो 19वीं सदी में हुई थी, कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के अंडर। और उसके बाद में 1910 से 1930 के दशक में इसमें जो है तो रॉ जूट और ऑयल सीड्स की कुछ कमोडिटीज ऐड की गई थी। ऑन एंड ऑफ इसके अंदर काफ़ी कमोडिटीज ऐड होती गई और बाहर भी होती रही। 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन नाम से एक रेगुलेटर अपॉइंट किया गया जो कि इन कमोडिटीज ट्रेडिंग को रेगुलेट करता था। सिंस 1953 till September 2015, FMC was the regulator for commodities market. 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमोडिटीज डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अलाउ की एक्सचेंजेस के थ्रू, और उसी के चलते नेशनल लेवल के एक्सचेंजेस ने अपने काम की शुरुआत की 2003 में, जिसमें से नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX ने भी अपना जो कार्यकाल है वो शुरू किया 2003 के दिसंबर से। और 2015 सितंबर में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पहले इक्विटीज फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते थे, इन्होंने टेक ओवर किया FMC से, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन से, और SEBI becomes the regulator for commodities market as well. अगर हम हायरार्कियल स्ट्रक्चर की बात करें कमोडिटीज एक्सचेंजेस की इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उसके अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, रेगुलेटर है, वो आते हैं। एंड उसके अंडर नेशनल एक्सचेंजेस आते हैं, जिसमें कि NCDEX, MCX, ICEX, NSE और BSE है। टोटल 91 कमोडिटीज परमिट की गई है कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। उसमें से एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अगर हम बात करें सेबी की, इस एज एन रेगुलेटर सेबी ने सितंबर 2015 में जब टेक ओवर किया FMC से, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं मार्केट में, तो आप देख सकते हैं जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव को परमिट किया। इससे पहले कमोडिटी डेरिवेटिव में सिर्फ फ्यूचर्स में काम होता था, ऑप्शंस में नहीं होता था, तो ऑप्शंस भी परमिट किए गए। आयुष, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन वॉइस? Sir, do you want to present something or? सॉरी, आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं क्या स्क्रीन पे? अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? Yes. Oh, wait a second. I'm sorry for that. Is it visible now? Yes, sir. You can continue. तो मैं एक ब्रीफ फिर से एक बार हाईलाइट दे देता हूँ। वी हैव सीन दिस स्लाइड, जो कि इवैल्यूएशन है कमोडिटी एक्सचेंजेस के, जो हमने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस द हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया,
Then we are on this slide कि सितंबर 2015 के बाद सेबी आने के बाद, होप दिस इज विजिबल आयुष? Yes. थैंक्स। तो सेबी ने ऑप्शंस को परमिट किया जून 2017 में, और उसके अलावा कैटेगरी 3 के AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी अनुमति दी गई जून 2017 में ट्रेडिंग के लिए कमोडिटीज में। देन सितंबर 2017 में सेबी ने इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स को परमिशन दी। क्या होता था पहले, जो ब्रोकर्स होते थे, ब्रोकिंग फर्म्स होती थी, उनके इक्विटी और कमोडिटी आर्म अलग अलग हुआ करते थे, और उसके बाद में सितंबर 2017 में जब सेबी ने परमिट कर दिया तो दोनों का एक ही नाम के अंडर में इंटीग्रेशन हो गया, एक ही रजिस्ट्रेशन के अंडर दोनों इक्विटी एंड कमोडिटीज वो रन कर रहे हैं। देन बैंक सब्सिडरीज को अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव में, जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा जो बैंक्स है उनको भी परमिट किया गया एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। देन सितंबर 2018 में FPI को परमिट किया गया, जो फॉरेन पार्टिसिपेंट है उनको, लेकिन फॉरेन पार्टिसिपेंट उतना ही पोजीशन अपना बिल्ड कर सकते हैं इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज में जितना उनका फिजिकल में एक्सपोजर है। ये उनके साथ लिमिटेशन भी है। मार्च 2019 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स PMS को अलाउ किया पार्टिसिपेट करने के लिए कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट में, और जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस को अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो कमोडिटी इंडाइसेस पर ही है। तो इसको सेबी ने परमिट किया था जून 2019 में। उसके बाद हमने एज एन NCDEX एग्री कमोडिटी इंडाइसेस लॉन्च किया था, नेम्ड एग्रीडेक्स, इन मई 2020। जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल 91 कमोडिटीज परमिटेड है कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए। उसमें से NCDEX के प्लेटफॉर्म पे आपको 23 कमोडिटीज अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए इन डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस में बाजरा, बार्ली, चना, मेज, व्हीट, मूंग और पैडी आता है। स्पाइसेस में कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक है। फाइबर्स में कॉटन सीड ऑयल केक है, शंकर कपास है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड एंड ग्वार गम है। ऑयल एंड ऑयल सीड्स में सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर्ड सीड, गुड पाम ऑयल और सिसमे सीड आता है। और मेटल्स में भी स्टील अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। अगर हम बात करें कमोडिटी इंडाइसेस की, तो जैसे मैंने कहा 26 मई 2020 को NCDEX ने एग्रीडेक्स लॉन्च किया, एग्रीडेक्स फ्यूचर्स। और एग्रीडेक्स फ्यूचर बेसिकली इंडिया का पहला रिटर्न बेस इंडाइसेस है, जो कि टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज जो कि लिस्टेड है NCDEX के प्लेटफॉर्म पर उसको ट्रैक करके उसके वैल्यू डिराइव करता है और उसका परफॉर्मेंस शो करता है टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज के। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की एग्रीडेक्स के, तो एग्रीडेक्स के जो की फीचर्स हैं कुछ इस तरह से है। एग्रीडेक्स का जो एक पोर्टफोलियो बनाया गया 10 कमोडिटीज का, उसमें टोटल जो कंपोनेंट्स है इंडेक्स में वो 10 कमोडिटीज के हैं अंडरलाइंग में। जैसे कि निफ्टी में 50 होते हैं, निफ्टी का जो इंडाइसेस है NSE का, उसमें 50 इक्विटीज शेयर होते हैं, और जो सेंसेक्स है उसमें 30 होते हैं। उसी तरह एग्रीडेक्स में 10 कमोडिटीज को इंक्लूड किया गया है, और ये 10 कमोडिटीज जो है ये लिक्विड, हाईली लिक्विड कमोडिटीज है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। बट इसका जो सिलेक्शन किया गया वो किस तरह से किया गया और उसको किस तरह से बाइफरकेट किया गया वो हम देखेंगे। तो जो सेबी की गाइडलाइन थी कि जो 100% स्ट्रक्चर रहेगा कंपोनेंट्स का एग्रीडेक्स में, उसमें से 80% वेटेज की जो कमोडिटीज रहेगी उनका जो ADTV है, एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम, वो 75 करोड़, 75 करोड़ या एबो होना चाहिए। और रिमेनिंग 20% का अगर 75 करोड़ से नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसी तरह से इन कंपोनेंट को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद में जो कमोडिटीज को वेटेज दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें दो चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। एक है प्रोडक्शन वैल्यू, जो कि पिछले 5 साल का एवरेज लिया गया है, और दूसरा है ट्रेडेड वैल्यू, जो कि अंडरलाइंग फ्यूचर जो पिछले 12 महीनों का, 1 साल का, जिसका एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम लिया गया है। तो उस हिसाब से इनको 50-50% वेटेज देके जो है तो उनका वेटेज अराइव हुआ है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हर सेक्टर को कैपिंग दिया गया है 40% का, और फ्लोरिंग भी दिया गया है। इसी के साथ जो है कैपिंग एंड फ्लोरिंग जो है इंडिविजुअल जो कमोडिटीज है उसमें भी दिया गया है, 20% ऑन अ हायर साइड और 3% ऑन अ लोअर साइड, ताकि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी या सेक्टर इंडेक्स को डोमिनेट ना कर सके। इसके अलावा इसका जो रीबैलेंसिंग होता है, इसका रीबैलेंसिंग होता है साल में एक बार, और वो होता है एप्लीकेबल 1 से, एवरी न्यू फाइनेंशियल ईयर से 1 से वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन उसका रीबैलेंसिंग प्रोसेसिंग जो है तो 3 महीना पहले ही कंप्लीट हो जाता है, और मार्केट को ये बता दिया जाता है जनवरी फर्स्ट वीक में कि कौन कौन से कमोडिटी इंक्लूडेड रहेंगे 1 अप्रैल से उनके वेटेजेस के साथ, ताकि अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सके। इसी के साथ आपको जैसे मैंने कहा कि एग्रीडेक्स एक रिटर्न बेस इंडाइसेस है, तो रिटर्न बेस इंडाइसेस होने का रीज़न ये है कि इसका अंडरलाइंग जो है वो फ्यूचर है। फ्यूचर होने के वजह से अंडरलाइंग इसका फ्यूचर, जैसे आप लोगों को पता है, फ्यूचर एक्सपायर होता है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो वो एक्सपायर होने के पहले जब वो नियर मंथ में आता है, फॉर एग्जांपल अगर अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर जुलाई महीने का है, तो जुलाई मंथ जब स्टार्ट होगा तो 1 जुलाई से उसका नियर मंथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो उस फर्स्ट 3 वर्किंग डेज में उसका वेटेज जुलाई मंथ से उठाकर जो है तो नेक्स्ट नियर मंथ जो भी रहेगा, अगस्त या सितंबर जो भी रहेगा, उसमें शिफ्ट किया जाएगा। उसको कहा जाता है रोल ओवर प्रोसेस। इसमें ये रोल ओवर की प्रोसेस एक्सपायरी मंथ के पहले 3 वर्किंग डे में की जाती है। इसी के साथ इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरह की कमोडिटीज ऐड की हुई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर अलग अलग सेक्टर हमने इन्वॉल्व रखे हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ताकि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर इसको डोमिनेट ना कर सके। तो दीज आर द सेक्टर्स। अगर हम बात करें कमोडिटीज, जो एग्रीडेक्स में टॉप 10 कमोडिटीज इंक्लूडेड है वो और उनके वेटेजेस की, तो आप देख सकते हैं इसमें चना, कॉटन सीड ऑयल केक, ग्वारगम, ग्वार सीड, जीरा, आरएम सीड, सोयाबीन, सोया रिफाइंड और टर्मरिक और कैस्टर दिया गया है। आप देख सकते हैं अलोंग विथ उनके वेटेजेस के साथ कि उनके वेटेजेस क्या क्या है। जैसे चना का 20%, सोयाबीन 15.65, और आप देख सकते हैं कि टर्मरिक का 3%, 3.19% है। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें फ्लोरिंग और कैपिंग रखी गई है। कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी 20% से ऊपर का वेटेज नहीं रखती है और 3% से नीचे का वेटेज नहीं रखती है। अगर हम बात करें रिटर्न एंड वोलेटिलिटी की, तो 2000 अप्रैल के 2016 से लेके मई के 2021 तक आप देख सकते हैं किस तरह से एग्रीडेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 0.16 एज लो एज 0.16 से लेके एज हाई एज 9.74, जो कि आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 में इसका रिटर्न रहा है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें एग्रीडेक्स के, तो एक ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर है एग्री कमोडिटीज मार्केट के लिए, डाइवर्सिफाइड बास्केट है, रिस्क एस्टिमेशन इससे किया जा सकता है सिस्टमेटिक रिस्क के थ्रू, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका कोरिलेशन जो है बाकी अदर एसेट क्लासेस से वो बहुत ही कम है। इसके लिए ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी उचित है। इसी के साथ साथ इफेक्टिव बेंचमार्किंग, रियल टाइम कैलकुलेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो मेंटेन्ड और उसको जो मैनेज किया जाता है प्रोफेशनली, वो जो एनएससी के इंडाइसेस, बैंक निफ्टी या निफ्टी जो कंपनी करती है, वही एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड इसको मैनेज एंड मेंटेन करती है। ये हो गया एग्रीडेक्स के बारे में।
अब हम जानेंगे जो रिसेंटली सेबी ने अप्रूव किया है सेक्टोरियल इंडाइसेस को, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बारे में जानने के लिए जो मेरे साथ है मेरे कलीग मिस्टर आयुष कुशवाहा, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो सेक्टोरियल इंडाइसेस पे हमको ब्रीफिंग करें। आयुष। Yes, Mr. Imran. Thank you for your insightful presentation regarding the Accredex. अब हम थोड़ा सा NCDEX सेक्टोरल इंडाइस के बारे में जान लेते हैं। जो NCDEX सेक्टोरल इंडाइस हैं, इनको अभी सेबी से अप्रूवल मिल गया है। जल्दी हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज इमरान। तो जो NCDEX सेक्टोरल इंडाइसेस है, मतलब जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज का इंडेक्स है जो ट्रेड होते हैं NCDEX प्लेटफॉर्म पे। और ये प्राइस बेस्ड इंडाइसेस हैं जो कि डिफरेंट हैं एग्रीडेक्स से, जो रिटर्न बेस्ड इंडाइसेस थे। तो NCDEX जो है अभी दो सेक्टोरल इंडाइसेस के साथ आ रहा है। NCDEX ग्वार इंडेक्स, जिसकी जो दो अंडरलाइंग है वो है ग्वार सीड और ग्वारगम, और दूसरा इंडेक्स है NCDEX सोया कॉम्प्लेक्स का इंडेक्स, जिसमें एक अंडरलाइंग से सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल। अब हम थोड़ा सा इंडेक्स के फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से इस इंडेक्स को बनाया गया है, इसके कंपोनेंट्स कैसे हमने सेलेक्ट करे हैं। तो कंपोनेंट सिलेक्ट जो हो रहे हैं वो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड लिक्विडिटी, उनका जो एक्सचेंज पे है। जो इनका वेट्स निकाला जा रहा है, इनका वेट्स भी नेशनल प्रोडक्शन वैल्यू और टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो NCDEX एक्सचेंज पे इन कमोडिटीज का है, उसको यूज करके निकाल रहे हैं। जो ये जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, इनकी अगर हम रीबैलेंसिंग देखेंगे तो इनकी रीबैलेंसिंग भी फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, मतलब फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ अप्रैल में की जाएगी। पर इसके वेट्स भी आपको 3 महीने पहले फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बता दिए जाएंगे मार्केट को। और इसमें इस इंडेक्स में जो कैपिंग और फ्लोरिंग करी गई है, वो कैपिंग है इंडिविजुअल कमोडिटी की 70%, और जो फ्लोरिंग है वो हर कमोडिटी की 30% रखी गई है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्टेप्स फॉलो करे गए हैं इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन करने के लिए, कि इंडेक्स की वैल्यू पे आने के लिए। तो 3 मेजर प्रोसेस होते हैं अगर हम किसी इंडेक्स को बनाना चाहें या उसके प्रोसेस को डिस्टिंग्विश करना चाहें। तो सबसे पहला है कमोडिटी सिलेक्शन, कि कैसे हमने कमोडिटी को सिलेक्ट किया है। सेकंड है कि उनके वेट्स किस तरीके से कैलकुलेट करे हैं। और थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो किसी इंडेक्स की मेथडोलॉजी, कि हमने क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करी है उसके इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेशन के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कमोडिटी सिलेक्शन हमने किस तरीके से किया है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सेक्टोरल इंडेक्स हैं, तो किसी भी कमोडिटी को अगर इंडेक्स का पार्ट होना है तो वो सेम सेक्टर की होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि सोया इंडेक्स है तो सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल उस इंडेक्स के पार्ट है, और ग्वार इंडेक्स है तो ग्वारगम और ग्वार सीड उस इंडेक्स के पार्ट है। और जो दूसरा जो पॉइंट है, वो सेबी का मैंडेट है कि अगर किसी भी कमोडिटी को इंडेक्स में इंक्लूड होना है तो इट शुड बी ट्रेडेड फॉर लास्ट प्रीवियस 12 मंथ्स, और एटलीस्ट वो 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज को ट्रेड होनी चाहिए पिछले 12 महीने में। और जो ट्रेडेड वॉल्यूम डेटा होना चाहिए उस कमोडिटी का अवेलेबल होना चाहिए, जो हमारे पास इन चारों कमोडिटीज का जिन पे हम इंडेक्स ला रहे हैं वो अवेलेबल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेट्स कैलकुलेशन जो है, जो सेकंड स्टेप है इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए, वो हमने कैसे किया है। इंडेक्स परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्टर्स हैं। एक है प्रोडक्शन वेट कैलकुलेशन और दूसरा है लिक्विडिटी वेट कैलकुलेशन। तो हम जो प्रोडक्शन वेट कैलकुलेशन है, वो जो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन पे, इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक प्रोडक्शन वेट निकाल रहे हैं दोनों कमोडिटीज का। जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। तो जैसे कि अभी हमें पता है कि ये जो सेक्टोरल इंडेक्स है ये दो कमोडिटी से बना हुआ है, तो इसका फॉर्मूला जो है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एक कमोडिटी का डिवाइड में दोनों कमोडिटी का मिला के प्रोडक्शन वैल्यू जो होगा, उससे हम प्रोडक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। पर इसमें जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है उसको निकालने के लिए हम पिछले 5 साल के डेटा का यूज कर रहे हैं। पिछले 5 साल का एवरेज स्पॉट प्राइस और प्रोडक्शन जो पिछले 5 साल का है उस कमोडिटी का, उसको यूज करके हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। जैसे कि अगर हम इस साल का प्रोडक्शन
वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालना चाहें तो हम पिछले 5 साल का हर ईयर का, हर फाइनेंशियल ईयर का स्पॉट प्राइस, एवरेज स्पॉट प्राइस निकालेंगे और जो प्रोडक्शन डेटा होगा वो निकालेंगे फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज लाइक एग्रीकॉप फॉर सोयाबीन एंड फॉर सोयाबीन। फिर उनको यूज करके हम अपना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। जैसे ही हमारा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकल जाता है और दोनों कमोडिटीज का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू यूज करके हम प्रोडक्शन वेट निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी वेट कैसे निकालते हैं। अगर हम लिक्विडिटी वेट की बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं ट्रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेडेड वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज। तो सेक्टोरल इंडेक्स है तो ट्रेड वैल्यू एक कमोडिटी का डिवाइड में दोनों कमोडिटी का टोटल ट्रेड वैल्यू। पर ट्रेड वैल्यू है, इसमें हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, कितने टाइम फ्रेम का ट्रेड वैल्यू चाहिए, वो है 12 महीने। तो पिछले 12 महीने पे जो टोटल वैल्यू होगा इन करोर्स हर कमोडिटी का, उसको यूज करके हम लिक्विडिटी वेट्स निकालेंगे। और जब हमने लिक्विडिटी वेट्स और प्रोडक्शन वेट्स दोनों निकाल लिए तो हम इसके फाइनल वेट्स निकालेंगे। तो अगर हमें कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज निकालना है तो हम दोनों कमोडिटीज को 50-50% में मल्टीप्लाई करके उन दोनों उसका टोटल वेट निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में कमोडिटी इंडेक्स परसेंट कैलकुलेशन के लिए 0.5 इंटू कमोडिटी लिक्विडिटी परसेंटेज जो हमने कमोडिटी वेट निकाला था प्लस 0.5 इंटू कमोडिटी प्रोडक्शन परसेंटेज, उससे हमारा फाइनल वेट्स निकल आएगा। और इस इंडेक्स में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिंग जो है वो 70% की गई है और फ्लोरिंग जो है 30% की गई है इंडिविजुअल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज पे। और जो कमोडिटी वेट्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के 2021-2022 के, वो इस तरीके से हैं कि अगर आप एनसीडेक्स ग्वार इंडेक्स का देखेंगे तो ग्वार सीड जो है वो 62% है और ग्वार गम है वो 38% है। और सोया इंडेक्स में 69% कंट्रीब्यूशन जो है वो सोयाबीन का है और 31% कंट्रीब्यूशन रिफाइंड सोया ऑयल का है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए, उसकी मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट करिए। तो अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा, जो एनसीडेक्स सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उसमें हमने जो मेथडोलॉजी यूज करी है वो प्राइस बेस्ड मेथडोलॉजी है। जैसे जो एग्रीडेक्स था उसमें हमने रिटर्न बेस्ड मेथडोलॉजी यूज करी थी, इसमें प्राइस बेस्ड इंडेक्स कैलकुलेट किया है, विच मीन्स कि जो रिटर्न होते हैं इंडेक्स के ड्यू टू कैलेंडर स्प्रेड वो भी इनकॉर्पोरेट होते हैं इस इंडेक्स में। और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इस इंडेक्स का वो ये है कि वी विल हैव मल्टीपल इंडेक्स सीरीज फॉर डिफरेंट मंथ्स। हर मंथ की एक अलग इंडेक्स सीरीज होगी अवेलेबल और जिसका जो जो लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ को एक्सपायर होंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिफरेंस क्या है सेक्टोरल और एग्रीडेक्स इंडेक्स में। तो जैसे कि मेन डिफरेंस तो जो है, एग्रीडेक्स जो था वो एक रिटर्न बेस्ड इंडेक्स था, सेक्टोरल एक प्राइस बेस्ड इंडेक्स है। एक प्राइस बेस्ड इंडेक्स के लिए सेक्टोरल इंडेक्स के साथ हम इसलिए गए हैं क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज मार्केट प्रेफरेंस, क्योंकि मार्केट वांटेड कि एक ऐसा इंडेक्स हो जो आसान हो समझने के लिए और आसान हो ट्रेड करने के लिए। प्राइस बेस्ड इंडेक्स हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो है कि मंथली इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे सेक्टोरल इंडेक्स के, उनकी अंडरलाइन स्पॉट वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से ये एग्रीडेक्स से अलग है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सेक्टोरल इंडेक्स से कंप्यूटेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया गया है। वो है प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इंटू Q1 प्लस प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें जो प्राइस है फर्स्ट कमोडिटी की, सेकेंड कमोडिटी की, ये चेंज होती रहेगी। जो Q1 और Q2 है ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स का हमने कॉन्सेप्ट लाया है, वो यूज किया है और ये आपके पूरे साल सेम रहेंगे। जैसे कि अप्रैल से अगर इंडेक्स स्टार्ट होता है तो वो अप्रैल से नेक्स्ट टिल द लास्ट डे ऑफ मार्च सेम रहेंगे। फिर रीबैलेंसिंग के बाद नए Q1 Q2 आ जाएंगे, वो फिर पूरे साल सेम रहेंगे। तो आपको इसमें आप जैसे देख सकते हैं, तो अगर Q1 और Q2 सेम रहेंगे तो जो प्राइस मूवमेंट होगा उससे इंडेक्स मूव करेगा। और इसलिए अगर आप देखें जैसे सेकेंड डे ऑफ इंडेक्स वैल्यू देखेंगे तो प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी ऑन द सेकेंड डे इंटू Q1 प्लस प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी ऑन द सेकेंड डे इंटू Q2 बाय 100।
अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये Q1 और Q2 है क्या, किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो Q1 quantity multiplier is the amount of commodities in metric tons required to achieve a required exposure in the index। तो इस बार हमने क्या किया है कि कमोडिटीज में इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट यूजिंग वेट्स हम लाए हैं कि कितने एम्प्टी उस इंडेक्स में किसी कमोडिटी का रिक्वायर्ड होगा एक पर्टिकुलर एक्सपोजर के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेबी का जो गाइडलाइन है मिनिमम इंडेक्स के लिए, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो इंडेक्स की होनी चाहिए वो 5 लाख होनी चाहिए टू स्टार्ट द इंडेक्स। तो अब अगर हम ये मान लें कि हमें इंडेक्स 5 लाख से स्टार्ट करना है, तो हम एक पर्टिकुलर दोनों कमोडिटीज का जो है एक्सपोजर निकाल सकते हैं रुपए में, कि कितने रुपए लगेंगे इस 70 पर इस पर्टिकुलर परसेंट ऑफ एक्सपोजर के लिए इंडेक्स में। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे सोयाबीन का 70% अगर इंडेक्स में परसेंटेज है और रिफाइंड सोया ऑयल का 30% परसेंटेज है, तो उनका एक्सपोजर अगर हम निकालने जाएंगे तो जो ये फॉर्मूला लिखा है आप इससे देख सकते हैं कि 70% इंटू इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हमने 5 लाख मानी है, तो 3,50,000 मतलब 3.5 लाख रुपए जो है सोयाबीन का एक्सपोजर होगा इंडेक्स में, और रिफाइंड सोया ऑयल का वहीं 1.5 लाख होगा। जैसे ही हमने निकाल लिए एक्सपोजर, इस एक्सपोजर को यूज करके और उस टाइम पे दिसंबर में जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी चल रही होंगी उसको यूज करके एक क्वांटिटी मल्टीप्लायर निकालेंगे हम, जो मेट्रिक टन्स में होगा। कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सपोजर के लिए जैसे अपन ने 3.5 लाख निकाला और प्राइस ऑफ द कमोडिटी 4,000 मानी थी और रिफाइंड सोया ऑयल की 1,000 मानी थी, तो क्वांटिटी मल्टीप्लायर जब हम निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला गिवन अबव, कि एक्सपोजर इन द इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो 3.5 लाख हो गया डिवाइड में प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू प्राइस कोटेशन, जैसे रुपीस पर क्विंटल है या रुपीस पर 10 kg है, उसको कन्वर्ट करके हम निकालेंगे तो हमारा मैट्रिक टन्स में क्वांटिटी मल्टीप्लायर आ जाएंगे। जैसे क्वांटिटी मल्टीप्लायर यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 8.75 और 1.5 आ गए हैं। इनको हम राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट इंटीजर में, जो कि नंबर आता है सोयाबीन के लिए 9 और रिफाइंड सोया ऑयल के लिए 2। तो अब आप देख सकते हैं ये जो Q1 और Q2 हमने निकाले ये 9 और 2 हो गए। अब ये जो 9 और 2 हैं ये पूरे एक साल तक, पूरे फाइनेंशियल ईयर तक सेम रहेंगे। रोज प्राइसेस चेंज होंगी और उन प्राइसेस से जब ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आपको इंडेक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं इस इंडेक्स कंप्यूटेशन का। और जैसे कि मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि इस इंडेक्स में जो है डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल होंगी हमेशा। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको 3 इंडेक्स सीरीज दिखेंगी हमेशा आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो जैसे आप अगर देखें कि हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इंडेक्स अप्रैल में और हम इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम अप्रैल में होंगे तो हमें 3 इंडेक्स सीरीज दिखेंगी, इंडेक्स फॉर अप्रैल मंथ, इंडेक्स फॉर मई मंथ एंड इंडेक्स फॉर जून मंथ, जो हमें अप्रैल में उस टाइम पे दिख रहा होगा। और जो हम इंडेक्स ऑफ अप्रैल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम जो प्राइसेस यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स, Q1 एंड Q2 जैसे मैंने आपको पहले बता दिया पूरे साल सेम रहना है, तो वो इंडेक्स ऑफ अप्रैल, इंडेक्स ऑफ मई और इंडेक्स ऑफ जून तीनों में सेम रहेगा। पर अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इंडेक्स ऑफ अप्रैल में जो प्राइस यूज होगी वो है मे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की। ये यहाँ पे मैंने आपको एक सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का एग्जांपल दिया है, सिमिलर चीज फॉलो होगी ग्वार इंडेक्स के लिए भी। तो इंडेक्स ऑफ अप्रैल में प्राइस जो यूज होगी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ मे एक्सपायरी मंथ फॉर सोयाबीन एंड रिफाइंड सोया ऑयल। जब आप इंडेक्स ऑफ मे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यूज होगी सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की वो है जून एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की। और जो इंडेक्स जून है उसमें उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो प्राइस यूज होगी वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स मंथ की फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की यूज होगी। तो इस तरीके से आपको 3 पर्टिकुलर इंडेक्स सीरीज एक समय पे हर एक मंथ में आपको दिखेंगी। तो इसका बेनिफिट आप एक तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बता देता हूं कि किस तरीके से ये विजुअलाइज आप कर सकते हैं। आपको हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 इंडेक्स सीरीज अवेलेबल रहेंगी। तो सपोज करिए कि अगर हम अप्रैल में हैं तो हमें अप्रैल, मई और जून की इंडेक्स सीरीज अवेलेबल रहेगी, हमेशा आपको दिखेगी।
जैसे ही मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है कि लास्ट बिजनेस डे ऑफ द एक्सपायरिंग मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही वो एक्सपायर होता है, न्यू इंडेक्स सीरीज विच विल बी ऑफ जुलाई मंथ वो लाइव हो जाएगी। तो आपके पास फिर से 3 इंडेक्स सीरीज दिखेंगी आपको, जो कि है मई इंडेक्स सीरीज, जून इंडेक्स सीरीज और जुलाई इंडेक्स सीरीज। फिर जैसे ही मई मंथ एंड होता है तो मई इंडेक्स सीरीज भी एक्सपायर हो जाएगी, तो फिर अगस्त सीरीज लाइव हो जाएगी। तो आपके पास फिर से 3 इंडेक्स आ जाते हैं, जो है जून इंडेक्स सीरीज, जुलाई इंडेक्स सीरीज और अगस्त इंडेक्स सीरीज। तो इस तरीके से हमेशा आपको 3 स्पॉट दिखेंगे जो 3 इंडेक्स मंथ के होंगे। ये सोया इंडेक्स का परफॉर्मेंस है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वो 4500 से 7400, 72, 7300 तक आ चुका है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और अब हम ग्वार इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 200 से स्टार्ट होके अभी 4800 के करीब फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये पहुंच गया था। अब हम थोड़े से इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेक्टोरल इंडेक्स का बेनिफिट क्या है, या इसकी इंडेक्स फ्यूचर्स पर ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो लेस कॉस्ट इन्वॉल्व है इसके इंडेक्स की ट्रेडिंग के लिए। कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है कमोडिटीज मार्केट में, डिलीवरी का कोई इसमें फैक्टर नहीं है, आप कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है। लोअर मार्जिन इन्वॉल्व है, मिनिमम इनिशियल मार्जिन 10% है इंडेक्स के लिए। वेरी लो कोरिलेशन है विद अदर एसेट क्लासेस और इंडाइसेस। आपको एक डायरेक्शनल इंडिकेटर एक पर्टिकुलर सेक्टर का कि सोया कमोडिटीज का किस तरफ से क्या वो बुलिश है या बेयरिश है, आपको एक ट्रेंड पता पड़ सकता है, एक डायरेक्शनल इंडिकेटर है। और अनकॉम्प्लिकेटेड टू ट्रेड है, जैसे कि आपको साल की स्टार्टिंग में ही एमटीज बता दिए जाएंगे। अब सिर्फ प्राइस चेंज होगी, उससे इंडेक्स मूव होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या अपना व्यू जो भी आपका पोजिशनल व्यू है उसको यूज करके आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और टू फैसिलिटेट आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे कि हमें पता है हमने इसमें जो वेट्स की जगह पे क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स यूज करे हैं एमटी में। तो अगर हम आर्बिट्राज करना चाहें इंडेक्स का विद अंडरलाइंग कमोडिटीज तो वो इजी होगा। हम एक पर्टिकुलर रेशियो में दोनों को खरीद के या बेच के एक आर्बिट्राज कर सकते हैं अपना। और कैलेंडर बेस्ड ट्रेडिंग इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हम एग्रीडेक्स में नहीं कर पाते थे, बिकॉज एग्रीडेक्स में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडरलाइंग सेम इंडेक्स वैल्यू होती थी। पर यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, आपको 3 इंडेक्स सीरीज हमेशा लाइव होंगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो एक इंडेक्स अप्रैल होगा जो एक नियर मंथ का इंडेक्स हो गया, एक इंडेक्स मई हो गया जो एक मिड मंथ का इंडेक्स हो गया, और एक इंडेक्स जून हो गया जो एक फार मंथ का इंडेक्स हो गया। तो आप स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं बिटवीन मिड मंथ एंड नियर मंथ और फार मंथ एंड नियर मंथ। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के इसमें कैलेंडर स्प्रेड भी किया जा सकता है। That was all about sectoral indices. Now I will ask Mr. Imran again to tell you something about the investor guidelines, do's and don'ts. Thank you very much. Thank you very much, Ayush, for your insightful details on the sectorial indices. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इन्वेस्टर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, तो सेबी की तरफ से गाइडलाइंस जो दी जाती है उस पर हम नज़र डालेंगे। जो करना चाहिए एक इन्वेस्टर को वो ये है कि हमेशा जो अपने सेबी और एक्सचेंज के सर्कुलर्स रिलीज होते हैं वेबसाइट्स पे, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए और उनको समझा जाए। और हमेशा जो अपने ट्रेड है वो एक रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू और एक्सचेंज के थ्रू किया जाए। केवाईसी अपना ज़रूर आप फिल कर ले, जिससे कि आपको एक यूनिक क्लाइंट कोड मिलेगा। उसी यूनिक क्लाइंट कोड के अंदर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। हमेशा अपने जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है उसके लिए आप अपने ब्रोकर से इंसिस्ट करके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेते रहें। और जितने भी आप ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं उसके लिए जितने भी बिल कॉन्ट्रैक्ट्स नोट अवेलेबल होते हैं वो आप सेटलमेंट वाइज ले लिया कीजिए, और उसको अच्छे से परख लीजिए कि आपने जो ट्रेड किया है उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंबर का, आपकी ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर,
प्राइसिंग और क्वांटिटी आपके हिसाब से है या नहीं। और आप अपने ट्रेड्स को की जेन्युइननेस चेक करने के लिए एक्सचेंज के वेबसाइट से भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जितने भी अपने ऑब्लिगेशंस हैं M2M को लेके, वो आप अपने समय समय पर दे दीजिए, ब्रोकर को दे दिया कीजिए, ताकि आपको किसी भी नॉन कंप्लायंस में ना जाना पड़े। और जितने भी रिस्क है डब्बा ट्रेडिंग को लेके, वो आप अच्छे से समझ लीजिए। अपने स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन को हमेशा रिकंसाइल किया कीजिए, और अगर कहीं पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी लगती हो तो इसके अगेंस्ट में इमीडिएटली जो है तो आप अपने ब्रोकर को इन्फॉर्म कीजिए। इसके अलावा आप जितने भी पेमेंट चेक्स होते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, वो आप अपने मेंबर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम के हिसाब से ही इशू कीजिए। और हमेशा अपने स्टेटमेंट्स, पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स अपने ब्रोकर से लेते रहे और उसको चेक करते रहे। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ अपने ट्रेड ना करें, और ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन ना करें। किसी भी लुभावने जो विज्ञापन होते हैं उनके झांसे में ना आए, और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखें। इसके साथ साथ जब भी आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू करना चाहें, उससे पहले रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ लें। कोई भी अनसाइंड या फिर डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट या बिल आप एक्सेप्ट ना करें। और अपनी जो आपकी पोजीशंस आप क्रिएट करोगे मार्केट में, वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कीजिए। अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर आप ट्रेड ना कीजिए। इसी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की अपनी जो पोजीशंस होती है उसका ट्रैक आपको अच्छे से रखना है, उसमें आपको हलगर्जी नहीं करनी है। और किसी भी रिपोर्ट को या फिर टिप्स को या फिर कॉल्स को डायरेक्टली ट्रेड ना करते हुए अपने बुद्धिमत्ता से उसको समझकर, जांचकर, परखकर फिर ही उसके अंदर ट्रेड कीजिए। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चनायर्स 5 क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए रखे गए हैं। तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सभी 5 क्वेश्चंस को आप पढ़ें और अच्छे से उसका आंसर दें। एंड ऑफ द सेशन अभी मैं आपको उसके सही जवाब भी बताऊँगा। तो 5 क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आपको मिलेंगे। और पहला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। और इसके आंसर्स है, ऑप्शन है ए आरबीआई, बी आईआरडीएआई, सी पीएफआरडीए और डी सेबी। तो आपको आंसर इस तरह से देना है, क्वेश्चन 1 आंसर ए बी सी या डी, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं ए आरबीआई, बी आईआरडीएआई, इस तरह से। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हु रेगुलेट द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, आरडीएआई और पीएफआरडीए या सेबी। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वेदर सेबी रेगुलेट स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग ऑल्सो। क्या सेबी स्पॉट कमोडिटी मार्केट को भी रेगुलेट करता है? आपके ऑप्शंस है ए यस, बी नो, सी नॉट श्योर, डी प्रोबेबली यस। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइजेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो एग्री कमोडिटीज की प्राइजेस पे अफेक्ट करते हैं या फिर फर्क लाते हैं? आपके ऑप्शंस है ए वेदर कंडीशन, दूसरा ऑप्शन है बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द थ्री। आपका तीसरा सवाल है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एग्री कमोडिटी प्राइसेस पे इफेक्ट करते हैं? आपके ऑप्शन है वेदर कंडीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज या ऑल ऑफ थ्री।
आप अपने सवालों के जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ आपका आंसर। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या है? आपके ऑप्शंस है एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट मार्केट, एंटरिंग इनटू परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, simultaneously entering into sell and purchase transaction into 2 or more markets, या फिर ऑप्शन डी एंटरिंग इनटू सेल ट्रांजैक्शन इन स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट। आपका पांचवा सवाल है विच स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग मेजर शेयर इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स। आपके ऑप्शंस है ए एमसीएक्स, बी एनसीडीएक्स, सी आईसीईएक्स या डी बीएसई। सभी पार्टिसिपेंट से मैं निवेदन करूंगा कि अपने सवालों के जवाब क्वेश्चन नंबर के साथ चैट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके इस सेशन को लेके जो भी फीडबैक है और जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। काफी सारे जवाब हमारे पास आए हैं। ठीक है, मैं आप सबके लिए एक बार सवाल पढ़ के उसके सही जवाब बता देता हूं। आप अपने जवाबों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। इसका उत्तर है डी सेबी। क्वेश्चन नंबर 2 है वेदर सेबी रेगुलेट्स स्पॉट मार्केट स्पॉट कमोडिटी ट्रेडिंग आल्सो। उसका आंसर है बी नो। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द थ्री। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज आर्बिट्राज एंड द आंसर इज सी simultaneously entering into sale and purchase transaction into 2 or more markets. Question number 5 है which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture contracts. आंसर है ऑप्शन बी एनसीडीईएक्स। आशा करता हूँ आपके सभी के उत्तर सही होंगे या फिर अगर नहीं है तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सब पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने सवाल इस सेशन को लेके या फिर एग्री कमोडिटीज मार्केट को लेके कुछ होंगे तो वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। हम 2 मिनट वेट करेंगे सवालों के लिए। तो प्लीज़ आप अपने अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है व्हाट अबाउट चना इन जुलाई। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप व्यू के लिए पूछना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी एज एन एक्सचेंज हम किसी भी कमोडिटी पर्टिकुलर कमोडिटी पे कोई व्यू नहीं रखते। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ के लिए आप अपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि और कोई सवाल नहीं है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन फ्यूचर भी आपके कोई सवाल रहे तो आप अपने सवाल दिए गए ईमेल आईडी पे या फिर फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। मैं फिर से सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर इस सेशन को समय दिया और आशा करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा और आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुई होगी।
हम इसी तरह आपसे कनेक्टेड रहेंगे और फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर हम अपना सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।